So we are going ahead with the thermodynamics, the fourth chapter of the heat module, and the most important chapter in the entire heat module, the basics of थर्मोडाइनामिक्स। ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज होता हो, उसको ओपन सिस्टम कहते हैं। ऐसी सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उनको क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। और ऐसी सिस्टम जिसमें ना ही हीट एक्सचेंज होता है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। हीट एनर्जी मिलने पे कहीं सारे पैरामीटर जो है बदल जाते हैं। सो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल, इसको थर्मोडाइनामिक वेरिएबल कहा गया है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल, 5 थर्मोडाइनामिक वेरिएबल है। नाउ ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर इज अ कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोबारिक प्रोसेस। जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसका नाम है आइसोकोरिक, और जिसमें हीट एनर्जी कांस्टेंट रहता है उसका नाम है एडियाबैटिक। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट इज सेम, एंड द नॉन साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट इज डिफरेंट। नाउ सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो उसके कारण सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है। सो हीट एनर्जी देने पे if there is a change in a temperature, then we use the formula mc delta theta, and if there is a change in a state, then we use a formula ml। हीट एनर्जी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे दी जाएगी तो Q का फॉर्मूला लिखा जाता है एन सी पी डेल्टा टी। अगर हीट एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी जाएगी तो Q का फॉर्मूला है एन सी वी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी एसोसिएटेड विद अ रैंडम मोशन, जिसका दूसरा नाम है थर्मल एनर्जी, जिसको काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। और वो इंटरनल एनर्जी U का फॉर्मूला होता है एन एफ बाई टू आर टी। We can also write the formula as N CV delta T. We can also write the formula as NR delta T by gamma minus 1। ये है इंटरनल एनर्जी के चौथा फॉर्मूला पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई बाई गामा माइनस 1। सो चाहे कोई भी प्रोसेस क्यों ना हो, कोरिक, बारिक, थर्मल, सभी प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। बाय द वे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंटरनल एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, this is also a change in internal energy, and this is also the change in internal energy. Now work done, अगर हमारा सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा या सिस्टम का वॉल्यूम घटेगा तो हम कहेंगे देयर इज अ वर्क डन। एंड वर्क डन का जनरल फॉर्मूला होता है पी डी वी।
P is a pressure and dV is a change in volume. PdV is the work done. सपोज हमें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया रहेगा, तो ग्राफ के मदद से भी हम वर्क फाइंड कर सकते हैं बाय फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व ऑफ P वर्सेस V ग्राफ गिव्स वर्क डन. और फॉर्मूला बनता है PV2 माइनस V1, और PV2 माइनस V1 वाला भी ये ट्राइंगल, सॉरी ये रेक्टेंगल का एरिया हमें वर्क देने का काम करेगा. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल गिव अस द वर्क. नाउ सपोज दिस इज द इनिशियल स्टेट, P is a pressure, V1 is a volume. This is a final state, again P is a pressure, V2 is the volume. Then the work done is a P V2 minus V1. Suppose this is the initial state and this is the final state, the work done will be 0, because if you see initially जितना volume है finally भी volume उतना ही है. अगर volume same रहेगा तो work done 0 कहा जाएगा. वॉल्यूम बढ़ेगा तो ही वर्क होएगा, वॉल्यूम अगर बढ़ नहीं रहा है सो देन देयर इज नो वर्क डन, द वर्क डन इज 0. नाउ दिस इज द इनिशियल स्टेट, द प्रेशर इज अ P1, द वॉल्यूम इज अ V1 से लेकर के फाइनल स्टेट, द प्रेशर इज अ P2, वॉल्यूम इज अ V2, एंड दिस इज द एरिया अंडर द कर्व. The shape is a trapezium. So the area of a trapezium will give us the work done. और trapezium का एरिया होता है half into sum of parallel side into height. This side and this side are parallel. इस साइड है P1 के बराबर, ये वाला साइड है P2 के बराबर. This side is a P1, this side is a P2, and the distance between the two parallel side म्हणजे height is a V2 minus V1. So work done का फॉर्मूला बनेगा half into P1 plus P2 multiplied by V2 minus V1. Half into P1 plus P2 into V2 minus V1. Area of a trapezium. Now suppose A is the initial state and the B is the final state. Initially volume V1 है, finally volume V2 है. The final volume is greater than initial volume. That means the system is expanding. And if the system is expanding, then the work will be positive. Now suppose this is the initial state, P is a pressure, Vi is the initial volume, से लेके B is the final state and the final volume is a Vf. The final volume is less than initial volume. That means the volume is decreasing and hence the work will be negative. And here A से शुरू करके B पे जा रहे हैं और फिर B से शुरू करके वापस से A पे आ रहे हैं, इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस. एंड साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन इज अ एरिया एनक्लोज्ड विद इन द साइकिल will give us the work done. The shaded portion will give us the work. So area enclosed within the cycle will give us the work done in the cyclic process. So cyclic process के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट से A से B पे गए, B से A पर आए, तो हमें वर्क डन कैसे मिलेगा. तो अभी हमने जो देखा एज इट इज यहां पर मैंने लिख लिया है. अब पहले साइन कन्वेंशन इसके समझ लेते हैं, देन वी टेक अप सम एग्जांपल.
ए से बी, बी से ए, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज साइकिल। एंड इफ द साइकिल इज अ क्लॉकवाइज, द वर्क विल बी पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल रहेगा, देन द वर्क विल बी नेगेटिव। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क फाइंड करने के साइन कन्वेंशन बराबर से याद रख लेने हैं। क्लॉकवाइज साइकिल, द वर्क इज अ पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, द वर्क इज अ नेगेटिव। नाउ सो ये है साइक्लिक प्रोसेस का फर्स्ट एग्जांपल। ए से शुरू किया है, बी पे गए हैं, सी पे आए हैं, घूम फिर के वापस से ए पर आ गए हैं। दिस इज द साइकिल, ए से बी से सी से ए। एरिया एनक्लोज्ड विद इन द सायकल म्हणजे एरिया ऑफ द ट्रायंगल. And the area of the triangle is a half into base into height. बेस बनेगा V2 माइनस V1, हाइट बनेगा P2 माइनस P1। एरो देखेंगे तो एरो से समझ में आएगा इट इज अ क्लॉकवाइज साइकिल एंड हेंस द वर्क इज अ पॉजिटिव। नाउ हियर वी हैव अनदर साइक्लिक प्रोसेस। हियर वी आर हैविंग अनदर साइक्लिक प्रोसेस। ए से शुरू कर रहे हैं और ए से शुरू करके, हाँ, ए से शुरू करके बी पे जा रहे हैं, बी से सी पे जा रहे हैं, सी से डी पे जा रहे हैं, डी से वापस ए पे आ रहे हैं। दिस इज द साइकिल। So the area enclosed within the cycle will give us the work done. It is a rectangle, by the way, and the area of the rectangle is a length into breadth. Length बनेगा V2 माइनस V1, breadth बनेगा P2 माइनस P1। एरो देखेंगे तो समझ में आएगा it is a anti-clockwise cycle and hence the work will be negative. And the third and the last case, you see the cycle, it is kind of forming a circle. So circle matlab obviously it is a cyclic process and the area enclosed within the cycle will give us the work done, which is nothing but the area of the circle will give us the work done. And area of the circle होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पैरामीटर अलग अलग होने के वजह से हम लिखेंगे पाई इंटू आर इंटू आर। एक बार रेडियस हम एक्स एक्सिस से निकालेंगे, एक बार रेडियस हम वाई एक्सिस से निकालेंगे। तो एक्स एक्सिस से हमें डायामीटर मिलेगा V2 माइनस V1, वाई एक्सिस से हमें डायामीटर मिलेगा P2 माइनस P1। तो रेडियस बनेगा डायामीटर का आधा, तो रेडियस बनेगा V2 माइनस V1 बाई 2, और यहां से बनेगा P2 माइनस P1 बाई 2। सो द फॉर्मूला बिकम्स पाई बाई 4 V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस P1। If we look at the arrows will give us the sense of rotation, and that is a clockwise cycle, and the clockwise cycle का area will be positive, the work will be positive, so the work done is a positive. So this is how we find a work for the cyclic process. Now the first law of thermodynamics says that अगर आप कुछ heat energy system को देंगे तो उसका कुछ हिस्सा सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम में आएगा और बचा हुआ हिस्सा वर्क करने के काम में आएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज दैट Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अगर हम सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे सो हीट विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट एनर्जी लिबरेट करेगा सो हीट विल बी टेकन एज अ नेगेटिव। ये बन गया साइन कन्वेंशन। अगर सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम कहेंगे सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग।
या हम उसको कहेंगे वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सो द वर्क विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। और अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिस्टम का रैंडम मोशन बढ़ेगा, और सिस्टम का रैंडम मोशन बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। सो ये हो गए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ एसोसिएटेड साइन कन्वेंशन। So while solving the question based on the first law of thermodynamics, sign convention will play a very very important role. किसको पॉजिटिव लेने का, किसको नेगेटिव लेने का। अब आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, ये चार प्रोसेस हमारे स्कोप ऑफ द सिलेबस में हैं। ये चार प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट टेबल, नंबर 1, equation of state for the isobaric, P is equals to constant, V is directly proportional to T, so I can write V by T is equals to constant, which is nothing but a V1 by V2 is equals to T1 by T2. For the isochoric, V is equals to constant. So P is directly proportional to T. So P by T is equals to constant. So we can write P1 by P2 is equals to T1 by T2. For the isothermal, T is equals to constant. So P is inversely proportional to V. So the PV is equals to constant. So it is a P1 by P2 is equals to V2 by V1. For the adiabatic process, pressure is a variable, volume is a variable, temperature is also a variable, and hence we are having a PV relationship, a TV relationship, and a TP relationship. PV relationship कहता है P, V raised to gamma is equals to constant. TV relationship कहता है T, V raised to gamma minus 1 is equals to constant. और TP relationship कहता है T, P raised to 1 minus gamma by gamma is equals to constant. The indicator diagram मतलब थर्मोडायनामिक वेरिएबल के बीच का ग्राफ, and right now we have plotted a one graph, a PV graph. If the pressure is a constant, the graph is a straight line parallel to V axis. If the volume is a constant, the graph is a straight line parallel to P axis. If the P and the V are inversely proportional, the graph is a rectangular hyperbola. And adiabatic में P is inversely proportional to V raised to gamma, and hence the graph is a rectangular hyperbola जैसा. And then we are having slope, straight line parallel to x axis का slope होता है 0. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का स्लोप होता है इनफाइनाइट. ये वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्लोप डीपी बाई डीवी आता है माइनस पी बाई वी, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा का स्लोप डीपी बाई डीवी आता है माइनस गामा पी बाई वी. Now the specific heat of the isobaric process is F by 2 plus 1 R. Cp
is a specific heat for the isobaric process. Specific heat for the isochoric process is a CV, जिसका फॉर्मूला है F/2R. स्पेसिफिक हीट फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस इनफाइनाइट होता है एंड स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस 0 होता है. एंड देन द बल्क्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है माइनस वी डीपी बाई डीवी. अगर dp बाई dv 0 रहेगा तो बल्क्स मॉड्यूलस 0 बनेगा. अगर dp बाई dv इनफाइनाइट रहेगा तो बल्क्स मॉड्यूलस भी इनफाइनाइट बनेगा. अगर dp बाई dv माइनस p बाई v है, जिसमें से माइनस को उधर ले लो, v को भी उधर ले लो, तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला माइनस वी dp बाई dv इज इक्वल्स टू प्रेशर बनेगा. और इस वाले केस में v उधर ले लो, माइनस उधर ले लो, तो बल्क मॉड्यूलस गामा टाइम्स प्रेशर बनेगा. यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है. स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व. To be more precise, the slope of adiabatic curve is a gamma times slope of isothermal curve. And then work done के फॉर्मूला, आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, कैन ऑल्सो बी रिटन एज NR डेल्टा T. आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन 0 होता है. आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन 2.303 nRT log of PI by PF can also be written as 2.303 nRT log of VF by VI. एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन होता है पीआई वीआई माइनस पीएफ वीएफ बाय गामा माइनस 1, कैन ऑल्सो बी रिटन एज एनआर टीआई माइनस टीएफ बाय गामा माइनस 1. और एग्जाम्पल ऑफ ऑल दिस प्रोसेसेस, heating water in the open vessel is a isobaric. Heating water in the closed vessel is a isochoric. Boiling of a water at boiling point is a isothermal. And any sudden process is a adiabatic in nature. Suddenly bursting of a tire, transmission of a sound, etc. is a adiabatic. बारिक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W. W की जगह पे लिखा है P डेल्टा V. आइसोकोरिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U बिकॉज द वर्क डन इज 0. आइसोथर्मल प्रोसेस में Q इज इक्वल्स टू डेल्टा W because delta U is 0, temperature is a constant, so the internal energy will remain constant. और एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 होने की वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बनता है 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W. सो ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल. जितने भी सवाल थर्मोडायनामिक्स में पूछे जाने हैं, मोस्ट ऑफ द सवाल इसी टेबल में जो फॉर्मूलाज आपने सीखे हैं उसी के बेसिस पे सॉल्व होने हैं. सो द टेबल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इफ वी हैव द एक्सपांशन इन द टू प्रोसेसेस, द प्रोसेस नंबर 1 एंड द प्रोसेस नंबर 2, ये ग्राफ देख करके सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस आइसोथर्मल है और कौन सी प्रोसेस एडियाबैटिक है. तो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे?
तो आंसर है जिसका स्लोप ज्यादा वो बनेगा एडियाबैटिक, और जिसका स्लोप कम वो बनता है आइसोथर्मल। सो स्लोप कम है कि ज्यादा वो पता करने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई दिस इज द लाइन विथ जीरो स्लोप, दिस इज द लाइन विथ इनफाइनाइट स्लोप। तो जो वाला ग्राफ जीरो स्लोप के नजदीक रहेगा उसका स्लोप कम रहेगा, जो वाला ग्राफ इनफाइनाइट स्लोप के नजदीक रहेगा उसका स्लोप ज्यादा रहेगा। सो दिस इज हैविंग अ मोर स्लोप एंड दिस इज हैविंग अ लेस स्लोप। तो जो लेस स्लोप वाला लाइन है वो बनेगा आइसोथर्मल, जो मोर स्लोप वाला लाइन है वो बनेगा एडियाबैटिक। एंड हेंस ये वाले केस में 2 नंबर का ग्राफ इज अ एडियाबैटिक एंड 1 नंबर का ग्राफ इज अ आइसोथर्मल। तो ग्राफ देख के प्रोसेस आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में एरिया अंडर द कर्व ऑफ P वर्सेस V ग्राफ गिव्स वर्क डन। तो 1 नंबर के कर्व के नीचे एरिया ज्यादा है, 2 नंबर के कर्व के नीचे एरिया कम है, इसलिए 1 नंबर का वर्क ज्यादा, 2 नंबर का वर्क कम। वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब फाइनली 1 नंबर की प्रोसेस का प्रेशर इतना है और 2 नंबर की प्रोसेस का प्रेशर इतना है, तो हमें समझ में आ रहा है कि 1 नंबर की प्रोसेस का फाइनल प्रेशर इज ग्रेटर देन 2 नंबर की प्रोसेस का फाइनल प्रेशर। एंड जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। और अगर कंप्रेशन होएगा तो कंप्रेशन में ग्राफ ऐसे बनेंगे, तो कंप्रेशन के ग्राफ देख करके कौन एडियाबैटिक है कौन आइसोथर्मल है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए वापस से आपको मैं याद करवा देता हूं कि भाई ये वाली होती है जीरो स्लोप की लाइन और ये वाली होती है इनफाइनाइट स्लोप की लाइन। तो जो वाला ग्राफ जीरो स्लोप के नजदीक रहेगा उसका स्लोप कम रहेगा, वो आइसोथर्मल बनेगा। और जो वाला ग्राफ एडियाबैटिक के नजदीक रहेगा उसका स्लोप ज्यादा रहेगा, वो एडियाबैटिक बनेगा। सो इस वाले केस में 1 नंबर का कर्व इज अ एडियाबैटिक एंड 2 नंबर का कर्व इज अ आइसोथर्मल। एरिया अंडर द कर्व ऑफ P वर्सेस V ग्राफ गिव्स वर्क डन। तो 1 नंबर का प्रोसेस का वर्क इज ग्रेटर देन 2 नंबर के प्रोसेस का वर्क एंड हेंस द वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। द फाइनल प्रेशर 1 नंबर का फाइनल प्रेशर 1 नंबर का यहां पे है, 2 नंबर का यहां पे है। सो फाइनल प्रेशर ऑफ 1 नंबर का प्रोसेस मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन द आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रेशर ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल, और जिसका प्रेशर ज्यादा उसका फाइनली टेम्परेचर भी ज्यादा। So this is all about the expansion and a compression identification of a isothermal versus adiabatic, and based on that work पे कमेंट करना, प्रेशर पे कमेंट करना, टेम्परेचर पे कमेंट करना। अब अगर एक चैम्बर में गैस भरा हुआ है, दूसरा चैम्बर पूरी तरह से खाली है वैक्यूम, और दोनों के बीच में एक स्टॉप कॉक से बंद किया हुआ है रास्ता। अब अगर ये स्टॉप को खोल देंगे तो यहां से गैस एक्सपांड होकर के वॉल्यूम वैक्यूम वाली जगह भी जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इसको कहते हैं फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन में पहले सिस्टम का वॉल्यूम जितना था बाद में भी सिस्टम का वॉल्यूम उतना ही है,
सिंस द सिस्टम का वॉल्यूम इज द सेम, द वर्क डन इज द जीरो। फ्री एक्सपांशन जब हो रहा है, द टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। इफ द टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो जीरो। डबल यू जीरो है, डेल्टा यू जीरो है, तो क्यू भी जीरो बनेगा। एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सिस्टम के वॉल पूरी तरह से आइसोलेटेड है। पूरी तरह से आइसोलेटेड है मतलब कोई भी हीट एनर्जी अंदर से बाहर नहीं जा रही है, ना ही बाहर से अंदर आ रही है, एंड हेंस द क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। सो इन शॉर्ट, द फ्री एक्सपांशन में सब जीरो होता है, क्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, सब जीरो। अब अगर हमारी प्रोसेस आइसोबारिक नहीं है, आइसोकोरिक नहीं है, आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबैटिक नहीं है, तो उसको नाम दिया गया है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जिसका पीवी रिलेशनशिप होता है पी वी रेज टू एन is equals to constant, where n cannot take the value 0, 1, gamma, infinity. n अगर 0 रहेगा तो प्रोसेस आइसोबारिक बनेगा, n अगर 1 रहेगा तो प्रोसेस आइसोथर्मल बनेगा, n अगर गामा रहेगा तो प्रोसेस एडियाबैटिक बनेगा, और अगर n इंफिनिटी रहेगा तो प्रोसेस आइसोकोरिक बनता है। तो n के ये 4 वैल्यू को छोड़ के बाकी सब वैल्यू के लिए प्रोसेस का नाम है पॉलीट्रोपिक। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला है nr डेल्टा t बाय 1 माइनस n, which is a PF VF minus PI VI by 1 minus N. P is a pressure, V is a volume, R is a universal gas constant, N is the number of moles, T is a temperature, N is a power here, N is some number. और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का मोलार स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बनता है आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन, आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन, and that is a molar specific heat of the polytropic process. Now, the second law of thermodynamics is having the two applications. The one is a heat engine and the second is a heat pump. Heat engine is the device जो हाई टेम्परेचर से हीट एनर्जी लेता है, कुछ हीट वो लो टेम्परेचर पे जाने देता है और बचे हुए का वो वर्क करता है। जो हीट उसने हाई टेम्परेचर से लिया उसको सिंबल दिया गया है Q1, उसमें से कुछ हीट लो टेम्परेचर पे रैंडम मोशन करने में खर्च हो गया, उसको सिंबल दिया गया है Q2। सो वर्क डन का फॉर्मूला बनता है Q1 माइनस Q2। हाई टेम्परेचर को कहते हैं सोर्स, हाई टेम्परेचर को कहता है हीट रेजर्वियर, हाई टेम्परेचर का सिंबल हमेशा T1। लो टेम्परेचर को कहते हैं सिंक, लो टेम्परेचर को कहते हैं सराउंडिंग, लो टेम्परेचर का टेम्परेचर हमेशा T2। सो बेसिकली हीट इंजन क्या करता है, तो आंसर है हीट इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। और अब हीट इंजन जो
कार्नट थियरम के बेसिस पे काम करता है। कार्नट थियरम में देयर इज अ हीट सोर्स, देयर इज अ हीट सिंक, देयर इज ए वर्किंग सब्सटेंस। एक बार वर्किंग सब्सटेंस जो है, एक बार वर्किंग सब्सटेंस जो है वो हाई टेम्परेचर वाले हीट सोर्स के साथ कांटेक्ट में आएगा, हाई टेम्परेचर वाले वर्किंग सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट में आएगा, सिस्टम का एक्सपांशन होएगा, फिर वो जाकर के सिंक के साथ में कांटेक्ट बनाएगा, और सिंक के साथ में जब कांटेक्ट बनाएगा तब सिस्टम का जो है कॉन्ट्रैक्शन होएगा। और जहां से शुरू किया था घूम फिर के प्रोसेस वहीं पर आ जाती है। इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। सो अगर पहले से वापस हम समझें तो हीट सोर्स के साथ कांटेक्ट बनने पे वी आर हैविंग एक्सपांशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, then further we are having expansion when there is no heat exchange between a system and a surrounding. So this is a isothermal expansion, this is a adiabatic expansion. उसके बाद में जब वो सिंक के साथ कांटेक्ट बनाता है तब वी आर हैविंग कॉन्ट्रैक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, and then there is no heat exchange between a seat between the system and the surrounding, and the contraction continues. So this is a isothermal contraction, this is a adiabatic contraction. तो इसको कहते हैं एक साइकिल जिसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस है, दो एडियाबैटिक प्रोसेसेस है। और कार्नट भाई साहब ने डेरिवेशन करके हमें एक रिजल्ट दिया है जिसको कार्नट थियरम कहा जाता है। एंड द कार्नट थियरम इज अ Q2 by Q1 is a T2 by T1. T1 is a high temperature, T2 is a low temperature. T1 is the temperature of the source, T2 is the temperature of the sink. And then some formulas associated with a heat engine. Efficiency of a heat engine का formula number 1, work done upon quantity of heat extracted from the source. Formula number 2, Q1 minus Q2 by Q1. Formula number 3, W by Q1. And the formula number 4, 1 minus Q2 by Q1 के जगह पे I can write T2 by T1. So the formula becomes 1 minus T2 by T1. Q1 is the quantity of heat extracted from the source. Q2 is the quantity of heat rejected to the sink. T1 is the temperature of the source. T2 is the temperature of the sink. Efficiency is always less than 1. 100% efficiency is impossible. And then ये जो भी समझा उसका रिवर्स, उसका नाम है हीट पंप, जिसका दूसरा नाम है रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर का वर्किंग मैकेनिज्म ऐसा है, लो टेम्परेचर सब्सटेंस सिंक है, हाई टेम्परेचर सब्सटेंस सराउंडिंग है। सिंक मतलब रेफ्रिजरेटर वाला डब्बा। तो अगर हमें लो टेम्परेचर से हीट निकालना रहेगा, रेफ्रिजरेटर डब्बे में से हीट बाहर निकालना रहेगा, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। हीट इंजन बोलता है हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। हीट पंप बोलता है वर्क इज डन टू एक्सट्रैक्ट हीट।
और फिर जो वर्क किया है, जो हीट डब्बे से निकाला है, वो सब कुछ सराउंडिंग को दे दिया जाएगा। तो डब्बे में से निकालने वाले हीट को सिंबल दिया है Q2, सराउंडिंग को जो हीट दे दिया है उसको सिंबल दिया गया है Q1, और फिर हीट पंप का पैरामीटर का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अल्फा इज अ symbol of a coefficient of performance which is defined as quantity of heat extracted from the sink to the work done to extract that heat. Quantity of heat extracted from the sink is a Q2 divided by work done is a W, and the W is a Q1 minus Q2. तो अल्फा का पहला फॉर्मूला है Q2 बाय Q1 माइनस Q2। अल्फा का दूसरा फॉर्मूला है T2 बाय T1 माइनस T2। T1 is the high temperature, sorry, T1 is a high temperature and the T2 is a low temperature। और एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप होता है अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा बाय ईटा, और ईटा is equals to 1 upon 1 plus alpha. That is the relationship between the alpha and eta. Eta is the efficiency, alpha is a coefficient of performance. Remember the relationship. And that is all about the thermodynamics.